खुंडी माता का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है, छम छम बरखा लगोरी खुंडी वाली है। छम बरखा लगोरी खुंडी वाली मेरी वाइफ ने लिखा है एक्चुअल में। आपने इंग्लिश में भी लिखा है और उसको तो 4-5 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। तो उसमें ऐसा क्या, आपका जीवन ही एक कविता होती तो उसका शीर्षक आप क्या देते? की आहुति में रिश्तों को झोंकोगे तो राखी मिलेगी ना। चंबा का साहित्य उत्सव होता है, पहली बार होता है, एक ऐतिहासिक क्षण था, मगर उस ऐतिहासिक क्षण में मुझे आप नजर नहीं आए। क्या बात है, किसी के लिए लिखा हो दिल से, मगर आप उसे बताना कैसे किताब को लिखते हैं, कैसे उसका प्रकाशन करते हैं, कैसे लोगों तक वो किताब पहुंचती है। जब आपने कुछ लिखा और आप भावुक हो गए। कहानी को, एक कविता को लिखने में कितना समय लगता है जब आप लिखते हैं? जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार और आज हमारे साथ मेहमान के रूप में विराजमान हैं एक लेखक, संपादक, शिक्षाविद और प्रकाशक टीसी सावंत जी। आपका जन्म 1989 ईस्वी में चंबा की चुरा तहसील के कोहाल क्षेत्र में होता है और आपके पिताश्री एक मूर्तिकार हैं। आपकी जो 12वीं तक की शिक्षा हुई वो स्थानीय स्कूलों में हुई, लेकिन अहम बात ये भी है कि 12वीं तक आप लगातार प्रथम श्रेणी में आए, प्रथम स्थान पर आए। और इससे भी बड़ी विशेष बात यह है कि आपने 6ठी कक्षा में अपनी पहली रचना या फिर लेखन की शुरुआत की थी और उसके बाद आपने बीएससी करी हमारे राजकीय महाविद्यालय चंबा से। आपने इग्नू के थ्रू एमडीएम का बीटीएस करा और उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी करी, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आईएएस, एचएएस की। लेकिन नियति को कुछ शायद और मंजूर था और आपने खुद कोचिंग स्टार्ट करी और 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको कोचिंग का है। कई बच्चों के भविष्य आप बना चुके हैं। आपने खुद का पब्लिकेशन शुरू करा 2021 में, क्लासिक एरा पब्लिकेशन, और आप एक राष्ट्रीय कवि हैं। आप विभिन्न मंचों पर गए हैं और अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा खुद की पुस्तकें आप प्रकाशित करवा चुके हैं और अपने प्रकाशक के माध्यम से आपने 150 से ज़्यादा पुस्तकों को प्रकाशित किया है और चंबा का ये पहला प्रकाशक है या पब्लिकेशन है। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप तो चलो लिखते हैं, लेकिन आपके अलावा कोई और सदस्य भी है आपके परिवार में जो लिखता हो ऐसी रचनाओं को, जो रचनात्मक हो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम नेशनल लेवल पे लिखते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स पे जाते हैं। मैं टीसी सावन नाम से लिखता हूँ तो वो दिव्य बदली नाम से लिखते हैं। जी, तो आपने देखा होगा कि खुंडी माता का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है, छम छम बरखा लगोरी खुंडी वाली है। वो मेरी वाइफ ने लिखा है एक्चुअल में, लेकिन गया मेरे नाम से था, लेकिन ये लिखा उन्होंने है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, धन्यवाद उमेश जी। तो ऐसा है कि मेरे लेखन की शुरुआत जो है वो अर्ली स्टेज से हो गई थी। मैंने 6ठी कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम जो है मैंने एक गीत लिखा था और उस टाइम लेखन का मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन ये है कि प्रकृति ने शायद मुझे लेखक के ही तौर पे पैदा किया है। मैंने जिस एज में बच्चे गोलियां खेलते हैं, मैंने उस एज में बहुत बड़े बड़े नॉवल, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी और मेरे पास आज भी मेरे घर में जब जाएंगे तो मेरे कमरे में जो है वो किताबें ही किताबें दिखेंगी आपको। तो मैंने उस स्टेज से जो है वो लेखन की शुरुआत करी थी। जी, लेकिन क्यों, क्या ऐसा मन में आए, आपकी भावनाएं या कुछ ऐसा एहसास हुआ? क्योंकि ऐसे ही लेखन की शुरुआत नहीं हो सकती है। अन्य बच्चे क्यों नहीं कर पाए, अन्य विद्यार्थी भी वहाँ पर होंगे, तो आप ही क्यों कर पाए? ऐसा कोई घटना थी या फिर किसी चीज़ ने आपको प्रभावित किया हो? जी, देखिए
अर्ली स्टेज छठी कक्षा में जो है वो बच्चे को ना तो कोई ऐसा प्रेम विरह की बात हो सकती है, ना कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो जिस इंसिडेंट से मैंने लिखना शुरू किया हो। लेकिन ये है कि समाज की पीड़ा होती थी। जैसे कोई मान लीजिए कोई चीज़ बुरी समाज के अंदर देख लेता था तो वो चीज़ें जो है वो अंदर तक जो है वो हर्ट कर जाती थी। उससे एक भावनाएँ जो है वो मेरी जागृत हो जाती थी। उनको कलमबद्ध करने का जो तरीका है, क्योंकि मेरे लेखन की जो शुरुआत है वो पाठन से शुरू हुई, क्योंकि मैं एक रीडर था। मैंने आपको पहले बता चुका कि मैं उस एज में किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता था, बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ता था, जिस एज में बच्चे जो है वो खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं। तो इस पाठन से ही मुझे लेखन की प्रेरणा मिली और उससे फिर मैंने शुरुआत कर दी। भावुक तो मैं बचपन से था। भावुक अधिकतर कवि होते हैं तभी वो लिख पाते हैं, लेकिन एक कहानी को, एक कविता को लिखने में कितना समय लगता है जब आप लिखते हैं? तो बात बहुत ही अहम क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन बात यह है कि लेखन के लिए कोई वक्त नहीं लगता है मुझे। जब मूड बन जाता है कि भाई मुझे लिखना है, तो मुझे खुद पता नहीं है कि कहाँ से शब्द आते हैं, कहाँ से क्या होता है। इसमें मेरी पढ़ाई का इसमें कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि कहाँ से शब्द आते हैं, कहाँ से भाव आ जाते हैं और एक क्रिएशन बन जाती है। मैं यहाँ पे गॉड गिफ्ट ही मानूंगा। गॉड गिफ्टेड है सब कुछ, लेकिन फिर भी कितना समय लगा है जो पहली रचना की या जो भी रचना की, तो अप्रोक्सीमेटली आपको कितना समय लगता है एक रचना को करने में, चाहे वो कविता हो, लेख हो, कहानी हो? जी, आज देखिए, आज की लेखन और उस टाइम के लेखन में थोड़ा सा फर्क है। उस टाइम ये एक बौद्धिकता का ज़्यादा यूज होता था। आज जो है वो हम टेक्निकल भी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। आज जो है वो टाइम बहुत कम लग जाता है। अगर भाव आ जाएंगे तो हार्डली कोई 1 मिनट में कोई बड़ी सी रचना जो है वो बन जाएगी, एक कविता बन जाएगी। लेकिन उस टाइम हार्डली ये हो सकता है कि कोई 8-10 मिनट में भी एक कविता जो है वो हम बना लेते थे। तो आज के दौर में बात करिए आपकी जी, लेकिन आज के दौर में लेखन को सोशल मीडिया ने किस प्रकार से प्रभावित किया है? क्या सोशल मीडिया की वजह से लेखक आगे बढ़े हैं या फिर जो ट्रेंड चलाते हैं वही आगे बढ़े? देखिए, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। सोशल मीडिया में लिखना बहुत अच्छा है और इससे क्या होता है कि हम राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हमें अपनी बात को रखना है। एक ज़माना था जब किसी मैगज़ीन में छपना था या किसी अखबार में छपना था तो कितना वक्त लगता था, कितना इंतज़ार करना पड़ता था। प्रकाशक कभी छापते थे, कभी नहीं छापते थे, कभी निराशा हो जानी पड़ती थी। मुझे याद है कि मुझे गिरिराज में एक कविता छापने के लिए लगातार कोई 1.5 साल तक जो है वो प्रयास करना पड़ा, कि 1.5 साल तक मैं भेजता था। डस्टबिन में जो है वो रचनाएं डल जाती थी। ऐसा क्यों डस्टबिन में क्यों? कभी नहीं छपती थी। हम अर्ली स्टेज थी लिखने की। अब इतने सारे राइटर्स ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो हम एक नवोदित लेखक को प्लेटफॉर्म मिलने में वक्त तो लगता है। तो इस तरीके से था। लेकिन आज की डेट में जो है क्या होता है कि जब हम कोई रचना लिख लेते हैं, सोशल मीडिया पे, आपका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब डाल देते हैं तो उसको बड़ी आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। उसमें हज़ारों लाखों लोग जो है वो मिनटों सेकंडों में पढ़ लेते हैं। ये तो एक इजी माध्यम हो गया। लेकिन एक विडंबना और भी है कि मान लीजिए जिसको लेखन का जो है वो ABCD पता नहीं है, तो वो भी इधर से उधर से खींच खांच के कॉपी पेस्ट करके जो है वो बन के जो है वो लेखक भी बन जाते हैं। ये भी थोड़ी सी समस्या है, विडंबना है जी। लेकिन अभी तक आपने कई रचनाएं रची हैं जी। कौन सी रचना है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? अगर ऐसी है कोई, वैसे तो सभी होती हैं जो भी लिखी हैं, लेकिन फिर भी एक होती है जी। नहीं, ऐसा है कि देखो रचनाएं तो बहुत हैं। अच्छा, बहुत सारी कविताएं हैं जो समाज को दिशा निर्देश देती हैं, लेकिन एक कविता सुनाना चाहूँगा अभी जो रिसेंटली मुझे याद आ गई। इसका शीर्षक है आजकल वो। मैं एक ढाबे पे गया, खाना खा रहा था, तो एक बच्चा, जो छोटा बच्चा था, कोई 12-14 साल का, और मेरा बेटा भी, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे भी उसी एज के थे। वो बच्चा जो है वो बर्तन मांज रहा था, तो उसी टाइम मेरे को जो एक कंसेप्ट है वो आ गया और बड़े मन में एक बड़ी निराशा थी, और उस पर जो है वो आके मैंने शाम को एक कविता लिख दी। तो उस कविता का है शीर्षक आजकल वो। हो गया है परिपक्व सा वो,
खो चुका है बचपन की सारी मासूमियत। हो गया है परिपक्व सा वो, खो चुका है बचपन की सारी मासूमियत। अब महज ढाबे पर जूठे बर्तन ही नहीं मांज रहा वो, बल्कि हाथों की लकीरों को भी धोने पर आमादा है। मालिक की झिड़कियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। एक वीर की भांति कर्म पथ पर अग्रसर होकर सामाजिक समता को निखारने में तुला है आजकल वो। बस ये कविता है। क्या बहुत अच्छी रचना थी, हिंदी में थी लेकिन आपने इंग्लिश में भी लिखा है जी और उसको तो 4-5 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। जी। तो उसमें ऐसा क्या था, हम वो जानना चाहते हैं। जी। मेरी एक कविता थी शी, शी जो कि वुमेन फिटिसाइड के ऊपर आधारित थी। उसमें एक स्पिरिट थी जो एक नारी के लिए हमारी एक भावना थी। उसमें भावना उकेरी गई थी कि लड़की एक औरत है जो अपनी माँ है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो इवन प्रेमिका ही क्यों नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में जो है वो मुझे सिखाती है, लेकिन उसकी संख्या घट रही है। बस इस पे अंग्रेजी में थी और ये अंग्रेजी की एक एडिटर थी लंदन में जिनको बहुत पसंद आई और उन्होंने उसको जो है वो आगे प्रमोट किया। उसको 4 बारी जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है उसको प्रमोट किया गया। तो इस तरीके से था। मैं उसके कुछ बोल भी सुनाना चाहूँगा। इसका टाइटल है शी। ड्यूरिंग माई इग्नोरेंस टुवर्ड्स माई सेल्फ शी केयर्स मी, even being ignorant towards herself, again she cares me. She is selfless, helpless, although she helps me. Woman in the role of mother, sister and beloved often teaches me. But so sorry, rapidly the number of this diamond is decreasing. Let me judge, let me find, why is this cruelty happening? I have to work and to dedicate myself to save this diamond. No doubt there will be obstacles to threaten me, but I am also a deep rooted tree. I am a deep rooted tree. डीप रूटेड ट्री ऑब्वियसली होती है एक लड़की, क्योंकि वही लड़की मदर होती है, वाइफ होती है, और लड़की ना हो तो ये दुनिया नहीं होती। सीधी सी बात है। बहुत अच्छा लिखा है आपने, और इसको वही समझ सकता है जो कि लिटरेचर को अच्छे से समझता है, या कि जिस व्यक्ति को इसमें गहनता से रुचि होती है। लेकिन चलो, ये आपने कहा, मगर ये आपकी कविता लिखी हुई है जी, जिससे पहले बताई वो भी आपके द्वारा लिखी थी जी। मगर अगर आपका जीवन ही एक कविता होती तो उसका शीर्षक आप क्या देते? हाँ, इसका शीर्षक यही देते कि जीवन तुम क्या हो। जीवन तुम क्या हो, क्योंकि जीवन कभी दुख है, कभी सुख है जीवन में, कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन हैं। जीवन आप असल में हैं क्या? बस ये क्वेश्चन होता कि इसमें मैं खुद जो है वो इसमें आंसर नहीं दे पा रहा हूँ कि जीवन आखिर में तुम हैं क्या। वाह, क्या सवाल है। और ये सवाल हर किसी के जहन में होता है, हर कोई असमंजस में होता है कि आखिर जीवन है क्या। जीवन में ना हमें सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना हमेशा दर्द मिलता है, ना खुशी मिलती है। तो हाँ, ये बात हो सकती है कि जीवन तुम हो क्या। मगर साहित्य से जुड़े हुए आप जी, तो आज के समय में साहित्य की कितनी भूमिका है, थोड़ा इस पर। जी, तो देखो, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य जो है वो आज की डेट में जो गढ़ा जा रहा है उसमें हम जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वही चीज़ें दे देते हैं, और उस समकालीन समय का जो है एक दर्पण होता है साहित्य, जिसमें एक लेखक जो है उसको उकेरता है। जी, ठीक है जी, आपने बहुत कुछ लिखा है जी, बहुत रचनाएं भी करी, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जब आपने कुछ लिखा और आप भावुक हो गए? अच्छा, इसको मैं एक अपनी कविता के माध्यम से इस आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मेरी एक कविता है हौसला। ए आर्यवर्त, देखना चाहूँ तुझे अपने ख्वाबों की। आर्यवर्त यहाँ बोले तो भारत। ए आर्यवर्त, देखना चाहूँ तुझे अपने ख्वाबों की बुनी हुई रंगीन चादर तले। जाहिर है होंगी तो कुछ चुनिंदा सारभूत सौम्य कल्पित अवधारणाएं, जिनको देखना चाहता हूँ तुझ में, उन्हें जीना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ।
और मैं तुम्हारा जवाब चाहता हूँ। क्या दोगे मुझे इस सपने को पूरे करने का हौसला? ये लाइन्स मेरे दिल से निकली हुई लाइनें थी कि हमारे देश के अंदर जो है भाई बहुत सारी चीज़ें जो है वो घटित हो रही हैं, लेकिन मेरी कल्पना में मैं कैसा भारत चाहता हूँ, वो एक मैं भारत मतलब ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या मुझे मेरे सपना पूरा हो जाएगा। मैं अपने देश से ही ये सवाल पूछ रहा हूँ। जी, आपकी जितनी भी रचनाएं हैं अधिकतर सोशल इश्यूज को, समाज जीवन का दर्पण बनती है, उनको लोगों को दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन कभी प्रेम के बारे में नहीं लिखा है। मेरी एक कविता है अंतर्मन की वेदना। ये अंतर्मन की वेदना भी करती बहुत प्यार मुझे, जब भी आती ले आती कुछ ना कुछ उपहार मुझे। बीजती जब बीज जहन में, उभरती नई कृति मन में, आखिर हार में भी जीत का अध्याय जुड़ जाता जीवन में। खेलती और खिलवाती रहती जाने क्यों बार बार मुझे, ये अंतर्मन की वेदना भी करती बहुत प्यार मुझे। रहूंगा तेरा चिर ऋणी ए अंतर वेदना, नाम ना होता अगर तू साथ ना होती, बसंत पतझड़ शिशिर गर्मी और सावन की बरसात ना होती, हर मौसम की रंगत की अनुभूति देती बेशुमार मुझे, ये अंतर्मन की वेदना करती बहुत प्यार मुझे। हम प्रेम किसी से करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बदले में भी हमें उतना ही सम्मान मिले। और जो एक विरह की लाइन है कि जब जब भी प्रेम दिल में उमड़ा है तो कुछ न कुछ उपहार लेके आई है। बस ये कविता का शीर्षक मतलब मूल भाव है। तो ये पंक्तियाँ किसको समर्पित थी या फिर कल्पना थी? ये कल्पना थी। ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे हमारा ये रहेगा कि हमने आपकी पुस्तकें भी देखी, आपकी रचनाएं भी देखी, आपका काव्य भी देखा, तो वह किस आधार पर होता है, किसके लिए आप लिखते हैं और किसकी बात करते हैं आप उसमें? जी देखो, बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो जानना है। मेरी राइटिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि मैं एक किताब के जरिए से दिखाता हूँ। जैसे आपको कुछ ये देखिए, मेरी ये वाली किताब देखिए, मैं वस्तु नहीं हूँ। तो इसमें जो है नारी जीवन पर आधारित साझा आलेख व निबंध पुस्तक है। अच्छा, इसमें जैसे देखिए मेरे हिस्से का आसमान, ये साझा आलेख पुस्तक, ये काव्य पुस्तक जो है ये भी नारी को समर्पित है। मैं किसानों की दुर्दशा के ऊपर भी लिखता हूँ, मैं बेरोजगारी के ऊपर भी लिखता हूँ। मुझे सोशल एविल्स पे लिखना बहुत अच्छा लगता है। समाज की बुराइयाँ और समाज का जो एक दबी कुचली आवाज़ है उस पर जो है वो अपनी क्रिएशन करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने लेखन के माध्यम से समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। तो इसमें क्या रहता है कि हम सृजनकार जो है वो ऐसे ही मस्ती में ना लिख के समाज को दिशा निर्धारण करने के लिए, समाज को दिशा देने के उद्देश्य से जब लिखें तो इससे समाज का भला हो सकता है। आपने बहुत कविताएं सुनाई, रचनाओं के बारे में बताया, तो ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि मैं भी लिखूं कुछ। और मान लो मैं लिखता भी हूँ, तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे किताब को लिखते हैं, कैसे उसका प्रकाशन करते हैं, कैसे लोगों तक वो किताब पहुँचती है, थोड़ा इस प्रोसेस के बारे में बताएं। कई सारे लोग हो सकते हैं जो शायद ये बात जानना चाहते हैं और पता नहीं होता। जी देखिए, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं प्रकाशक हूँ, क्लासिक एरा पब्लिकेशन में 2021 से चला रहा हूँ। तो उसमें एक आता है हमारे पास कि मेरी किताब को छाप दो जी। तो उसमें हम प्रकाश की ही भूमिका निभाते हैं। प्रोसेस ये रहता है कि ISBN नंबर लिया जाता है, हमारे पास सारा कमर्शियल चीज़ें हैं, ये हम उसको डिज़ाइनिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद जो वो प्रिंटिंग में चली जाती है। आपकी डिमांड के मुताबिक कितनी प्रतियां निकालनी है वो निकाल देते हैं। ये तो आ गई कमर्शियल चीज़ें आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नवोदित लेखक है और उसके मन के भाव हैं कि मेरी किताब बने, मैं लिखूं, मैं एक राइटर बनूं, लेकिन उसको पास पता नहीं है कि मेरी जो किताब में देने वाला जो मटेरियल है वो छपने योग्य है भी या नहीं भी है। तो इसी तरीके से मैं बरसों से कई लोगों को, नवोदित लोगों को अपने संपादन में जो है उनकी ऑथरशिप में उनके लेखक के तौर पे जो है वो किताबें निकालता रहा हूँ।
तो बहुत सारी किताबें इस तरीके से हैं जिनको मैंने अपने संपादन में जो है वो निकाला है। उस लेखक का, उस कवि का, कवित्री का नाम राइटर के तौर पे आएगा, लेकिन संपादन जो है वो मेरा रहेगा, प्रकाशन तो अपना है। तो इस तरीके से रहता है। एक किताब लिखी कैसे जाती है, कैसे उसको पूरा किया जाता है, कितना समय लगता है एक किताब लिखने में? ऐसे वैसे तो अलग अलग समय होते हैं, कोई कितने समय में भी लिख सकता है, लेकिन फिर भी किताब लिखने के दो पहलू हैं, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल जो पार्ट है वो राइटर का अपना रहता है। उसने हो सकता है कि 2 महीने में जो है वो किताब का कंटेंट तैयार कर दिया है और हमें दे दिया। हो सकता है उसने 20 सालों का मेहनत जो है वो कंटेंट के तौर पे इकट्ठी किया और हमें दे दिए। लेकिन आप टेक्निकल पॉइंट पूछ रहे हैं अगर, तो टेक्निकल पॉइंट में ऐसा रहता है कि अगर हार्डली हम 1 महीने के अंदर या 25 दिनों के अंदर जो है वो किताबें बना के दे देते हैं राइटर को। किताबों की आलोचना भी होती है जी। तो आपकी किसी किताब की आलोचना हुई है? अगर हुई है तो उसको कैसे संभालते हैं, कैसे लेते हैं उसको? देखो, हर चीज़ देखिए, अगर कोई सामने से अगर बोल देगा कि भाई आपका नाक टेढ़ा है, आपका रंग काला है, जाहिर सी बात है दुख तो लगेगा, आलोचना का दुख तो लगेगा। लेकिन हकीकत बात तो ये भी है कि वहाँ सुधरने की और सुधारने की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। कहीं ना कहीं आदमी को ये पता लग जाता है कि भाई मेरी कृति के अंदर जो है वो क्या कमियां थी, और एक अगर इसको अगर जो आपकी आलोचना है, अगर पॉजिटिव आलोचना है, बड़ी सकारात्मक तरीके से है, तो वो सीख देती है। अगर नकारात्मक है तो वो आदमी को हतोत्साहित भी कर देती है। तो कई सारे मीठे और खट्टे जो है वो अनुभव जीवन में रहते हैं। हमारे साथ दोनों रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, लेकिन एक बात मेरे दिल में थी, एक सवाल था जी। आप एक साहित्यकार हैं जी। राष्ट्रीय कवि हैं जी। कई मंचों पर गए हैं जी। संबोधन दिया है जी। विभिन्न पुस्तक विमोचन में भाग लिया है जी। खुद की पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं जी। मगर फिर भी जब चंबा का साहित्य उत्सव होता है जी। पहली बार होता है जी। एक ऐतिहासिक क्षण था जी। मगर उस ऐतिहासिक क्षण में मुझे आप नज़र नहीं आए जी। क्या बात थी इसके पीछे देखिए, ये मैं नहीं कह सकता। अब ये जिन लोगों ने नहीं बुलाया, ये इनका कंसेप्ट है, उनका कंसेप्ट है। देखिए, हम सृजनकार लोग हैं और मन में पीड़ा तो बहुत है, दुख तो है कि कहीं ना कहीं हमसे क्या ऐसी भूल हो गई, चूक हो गई कि देखो देश विदेश में हमें सम्मानित किया जाता है। मैं अभी रिसेंटली साहित्याचार्य श्री श्री पन्नालाल जैन पुरस्कार 12 जुलाई 2025 को उज्जैन से मध्य प्रदेश से लेके आया। 2019 में मुझे शताब्दी सम्मान जो है बिहार से मिला, जो देश के 100 लोगों को दिया गया था, जिसमें मैं जब 9 जून 2019 को जब मैं गया था, बिहार में पटना में था, कदम कुआं में, तो वहाँ पे जब मुझे ये सम्मान मिला तो 100 लोगों को जो सम्मान दिया गया, मेरी एज का सिर्फ मैं था, बाकी मेरे बाप की एज के थे। तो उन लोगों के बीच में इतना बड़ा सम्मान लेना एक कोई छोटी चीज़ नहीं थी। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में मैं बताऊं, ये संस्था जो है वो ये 1919 में बनी थी और इसके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष रह चुके हैं इस संस्था के। तो इतनी बड़ी संस्थाओं के द्वारा जो है अवार्ड मिलना एक छोटी बात नहीं थी। 2015-16 में जो है मुझे लंदन से जो है वो मेरी शी कविता की मैं जो बात कर रहा था, तो उसका 4 बारी जो है वो इंटरनेशनली अवार्ड मिले। जी सर। लेकिन यहाँ आपको हतोत्साहित कर दिया है, हर्ट कर दिया। कुछ हैं शब्द कहने के लिए या फिर कुछ नहीं कहना चाहते? नहीं, देखिए मैं सृजनकार हूँ, मुझे लिखना है और चलना है। रास्ते में किसी को पसंद आ सकता हूँ, किसी को नहीं आ सकता हूँ। जो पसंद कर रहा है वो भी स्वीकार है, जो नहीं पसंद कर रहा है वो भी स्वीकार है। बस मन में मलाल तो ज़रूर रहेगा कि जो नहीं पसंद कर रहा है तो क्या कमी रह गई, बस इतना सी है बात, बाकी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ टीसी सावंत जी थे
इनके जीवन पर एक प्रकाश डालने की हमने कोशिश करी है, एक साहित्यकार के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में। और जो भी आपको सीखने को मिला ज़रूर बताएं, ना भी बताएं तो अपने जहन में ज़रूर उतारें। और जो सवाल होते हैं कि कैसे किताब लिखते हैं, कैसे छपती है, तो जो भी चंबा के लोग हैं वो इनके पास आ सकते हैं, ये अच्छे से उनको गाइड करेंगे। बाकी धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद।